सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बीए पाठ द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। आज हम सहरसा की अर्थव्यवस्था के संबंध में अध्ययन करेंगे। पिछले 4 वीडियो में हम सहरसा सूर्य के शासनकाल, उसकी भू राजस्व व्यवस्था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज सहरसा के ऊपर ये अपना 5वां वीडियो है, जिसमें उसके राज्य की आर्थिक व्यवस्था और उसके काल की सड़कें, सराएं, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सहरसा के राज्य में भू राजस्व आय का मुख्य साधन था। उसके काल में जजिया कर भी वसूला जाता था, जिससे सरकार को आय होती थी। व्यापार, वाणिज्य, टकसाल, उपहार, नमक, चुंगी, कम्स आदि राज्य के आय के साधन थे। लावारिस संपत्ति सरकार की होती थी। अमीरों द्वारा दी जाने वाली भेंट भी राजस्व का स्रोत थी। खम्स युद्ध के दौरान लूट में प्राप्त धन होता था, जिसका एक हिस्सा सैनिकों में वितरित होता था और एक हिस्सा राजकोष में जमा होता था। टकसाल मुद्रा बनाने से जो आय होती थी, आम लोग भी सोने चांदी देकर मुद्रा बना सकते थे उस काल में, तो उससे भी राज्य को आय होती थी। चुंगी बिक्री किए जाने वाले सामान पर लगती थी। एक छोटा कर था, जिससे भी राज्य को कुछ इनकम हो जाती थी। देखते हैं अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि। वर्ष में 2 और कभी कभी 3 फसलों का उत्पादन किया जाता था। गेहूँ, चना, जौ, धान, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, अफीम, नील, दलहन, पोस्ता आदि फसलों का उत्पादन होता था। सिरसा में उत्तम प्रकार का चावल, बयाना में नील, सरखेज में भी नील तथा मालवा व बिहार में अफीम मुख्यतः उत्पन्न होती थी। खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी थी। सिंचाई के साधनों के रूप में कुएं, तालाब, नदियां व नहरों का में उल्लेख मिलता है। राहट से कुओं से पानी निकाला जाता था। बाबरनामा में हमें रहट का पहली बार उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि इसी काल की रचना है। भू राजस्व उपज का 1/3 लिया जाता था। संपूर्ण भूमि की पैमाइश के बाद लगान निर्धारित किया था सहरसा ने। युद्ध के दौरान भी खेती को हानि नहीं पहुंचाने का सहरसा का कठोर आदेश था। उसकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं, जो कि मूलतः रेतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थी। तो हम कह सकते हैं कि कृषि की उन्नति के लिए राज्य के द्वारा प्रबंध किए गए थे। किसानों को तकाबी यानी फसलों के लिए ऋण दिए जाने की व्यवस्था भी थी। राज्य किसानों को हल, बैल और बीज खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करवाता था, जिसे किस्तों में पुनः वसूल किया जाता था। अर्थव्यवस्था में दूसरे बिंदु के रूप में हम उद्योग की बात करें तो उस काल में कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित 2 प्रकार के उद्योग थे। जो कृषि आधारित उद्योग थे, उनमें धान की कुटाई, तेल पेराई, रस्सी बटाई, दलिया बनाना, कपास से बिनोले निकालना, गुड़ एवं शक्कर बनाना, नील एवं सोरा बनाना आदि उद्योग थे, जो कृषि आधारित जिन्सों पर निर्भर करते थे। चमड़ा पशुओं से प्राप्त होता था। लकड़ी, बांस इत्यादि से कागज बनाया जाता था। लकड़ी का काम, शीशा, पत्थर, इत्र, तेल आदि से संबंधित उद्योग भी सहरसा के शासनकाल में उन्नत अवस्था में थे। कपड़ा उद्योग उन्नत अवस्था में था। हम ये देख रहे हैं कि मौर्य काल से अगर आधुनिक काल तक, वर्तमान काल तक भी वस्त्र उद्योग भारत का एक प्रमुख उद्योग रहा है। चाहे वो मध्यकाल रहा हो, चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे मौर्य काल रहा हो या गुप्त काल रहा हो, वस्त्र उद्योग हमारे देश का सभी कालों में काफ़ी उन्नत रहा है।
छपाई उद्योग भी उन्नत था। सरखेज, गोलकुंडा, मछलीपट्टनम, अहमदाबाद, आगरा, फरुखाबाद, लखनऊ, ढाका वस्त्रों की रंगाई छपाई के प्रमुख केंद्र थे। शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। उसने स्थान स्थान पर लिए जाने वाले छोटे छोटे करों को समाप्त कर दिया और बिक्री के लिए आने जाने वाली वस्तुओं पर केवल 2 जगहें कर लगाने की उसने व्यवस्था की। पहला कर व्यापारिक वस्तुओं के प्रवेश द्वार यानी जब वह उसके राज्य में प्रवेश करती थी तब, दूसरा कर जब वस्तु बेची जाती थी तब लेने की उसने व्यवस्था की। बाकी मार्ग में जो छोटी छोटी चुंगी ली जाती थी वो उसने समाप्त कर दी। उसने सभी सूबों में मुक्त व्यापार की अनुमति दी जिससे व्यापार लाभप्रद बन जाए और बार बार टैक्स देने के झंझट से भी व्यापारियों को थोड़ी मुक्ति मिले। उसने व्यापारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने एवं उनके सामान की सुरक्षा करने के आदेश अपने अधिकारियों को दिए। साथ ही उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिए कि राज्य कर्मचारी व्यापारियों से बाजार भाव से कम मूल्य पर कोई भी वस्तु नहीं ले। इसके अलावा अब्बास खान सरवानी कहता है, राज्य में चोर, डाकुओं, लुटेरों की हिम्मत नहीं होती थी कि एक वृद्ध महिला के हाथ से भी कोई वस्तु छीन ले, यानी उनके सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। सड़कें जो कि व्यापार व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होती है, व्यापारियों को ठहरने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए सराएं, इसकी भी शेरशाह के राज्य में अच्छी व्यवस्था थी। हम सड़कें में सरायों की बात करें तो इतिहासकार के.आर. कानूनगो ने, जिन्होंने कि शेरशाह पर काफ़ी शोधपूर्ण अध्ययन किया है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है शेरशाह एंड हिज टाइम्स में सड़कों व सरायों को शेरशाह के राज्य की धमनियाँ कहा है। जैसे हमारे शरीर में धमनियाँ होती है जो कि खून को पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार सड़कें व सरायों ने शेरशाह के राज्य में एक प्रकार से रक्त वाहिकाओं का कार्य किया। उसके राज्य के व्यापार वाणिज्य को उसने गति दी। और इसके साथ ही सूचनाएं, विद्रोह के समय सेनाएं आदि भी द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सड़कों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सड़कों से व्यापार वाणिज्य को गति मिली। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 4 सड़कें काफ़ी प्रसिद्ध है। पहली सड़क पूर्वी बंगाल में सोनार गांव से प्रारंभ होकर आगरा, दिल्ली और लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी। यह सड़क 500 कोस लंबी थी और इसे सड़क आज़म की संज्ञा दी गई थी। वर्तमान में इसी सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। उसके काल की दूसरी प्रसिद्ध व्यापारिक सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक जाती थी। चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। शेरशाह ने सड़कों के दोनों ओर छायादार व फलदार पेड़ लगवाए तथा कुएं खुदवाए ताकि आने जाने वाले यात्रियों, व्यापारियों इत्यादि को छाया, फल और पीने का पानी मिल सके। उसने सड़कों के किनारे 2-2 कोस की दूरी पर सराएं बनवाई। शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया। ये सराएं व्यापारियों एवं यात्रियों के रात्रि विश्राम के काम आती थी। सरायों में भोजन की भी व्यवस्था थी। हिंदू लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए उसने ब्राह्मण रसोइयों की नियुक्तियाँ की। इसके साथ ही इन सरायों ने डाक चौकियों का कार्य भी किया। यह समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। तो एक प्रकार से हम इसे डाक केंद्र भी कह सकते हैं। इन सरायों को बहुत महत्वपूर्ण है शेरशाह के काल की सड़कें और सराएं। शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। आज जो हमारे देश की जो मुद्रा है रुपया, उसका नाम शेरशाह के शासनकाल में दिया गया और ये रुपया आज पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि देशों में भी चलता है। रुपया नाम की मुद्रा, रुपया नाम से इन देशों की मुद्रा भी रुपया नाम से जानी जाती है।
शेरशाह ने घिसी हुई पुरानी और मिश्रित धातु की मुद्राओं को बंद कर दिया और उसके स्थान पर सोने, चांदी व तांबे की नई मुद्राएं उसने प्रचलित की। उसने चांदी का एक नया सिक्का प्रारंभ किया जिसे रुपया कहा जाता था। इस रुपये का वजन उस समय 180 ग्रैन था, जिसमें 175 ग्रैन शुद्ध चांदी होती थी। इन सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसकी उपाधि और किस टकसाल में वह सिक्का ढाला गया है उसका नाम अरबी भाषा में अंकित होता था। शेरशाह के काल का सोने का सिक्का अशरफ कहलाता था, जो कि 166.4 ग्रैन, 167 ग्रैन व 168.5 ग्रैन का होता था। 3 इसकी अलग श्रेणियाँ थी। तांबे की मुद्रा दाम कहलाती थी। उस दाम का वज़न 380 ग्रैन होता था। इसके अलावा तांबे के कुछ अन्य छोटे छोटे सिक्के भी प्रचलन में थे, जैसे अधेला, पावला, दमड़ी व जीतल आदि। जनता में सामान्य रूप से लोकप्रिय सिक्का दाम था। जनसाधारण दाम में ही विनिमय करते थे और राज्य का कर भी दाम में ही चुकाते थे। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये और तांबे के दाम के मध्य विनिमय अनुपात 1:64 था, यानी 64 दाम के बराबर एक चांदी का रुपया था। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है कि शेरशाह के काल में रुपये और दाम का विनिमय अनुपात क्या था, तो ये 1:64 था। ये हमें ध्यान में रखना है, यानी एक चांदी के रुपये में 64 दाम आ सकते थे। मुद्रा व्यवस्था के बाद हम थोड़ा शेरशाह के काल में कुछ इमारतों का जो निर्माण हुआ, स्थापत्य कला का जो निर्माण हुआ, उसके बारे में भी थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदुस्तान का शासक बनने के तुरंत बाद शेरशाह ने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की सुरक्षा के लिए झेलम नदी के तट पर रोहतासगढ़ नाम से एक विशाल दुर्ग बनवाया, जो आज भी शेरशाह के शासन की कहानी कह रहा है। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह द्वारा बनाया गया और इसी किले में किला एक पुखना मस्जिद भी शेरशाह द्वारा बनवाई गई, जो कि मुस्लिम स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है। बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्वयं शेरशाह द्वारा बनवाया गया। इस मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। चारों ओर बगीचों और तालाब से घिरा यह मकबरा आज भी शान से खड़ा है, जिसका फ़ोटो मैंने ये इस स्लाइड में इंसर्ट किया है। वास्तव में ही काफ़ी शानदार है इसकी स्थापत्य कला, इसकी निर्माण की मजबूती, इसके चारों ओर तालाब, बाग बगीचे इत्यादि। तो ये शेरशाह के 3 निर्माण, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें और भी रही होगी। एक तो रोहतासगढ़ का दुर्ग, दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोना मस्जिद, और सासाराम में स्वयं शेरशाह का मकबरा, जो उसी के द्वारा बनवाया गया था। उसके काल की स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। जय हिंद।